हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। सही है ना, पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप सब मेरे साथ डाउट नोट में जो पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप लोग अपना सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो उसी रिदम में चल रहे हैं, है ना। तो ध्यान दो कि जो जो चैप्टर्स हो गए हैं उनमें जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं वो किस तरह से आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। तो अपने कमर अब कस लो बेटा, अगस्त आ चुका है। मैं पूनम प्रजापत रसायन विज्ञान की कक्षा 12वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। वैसे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय को और महत्व दें, क्योंकि समय बहुत कीमती है बेटा। समय जा रहा है और जो चला गया है ना, जो बीत चुका है, उसे हम नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए जो मौके अपने को मिल रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ो, टॉपिक क्लियर करो, और जो भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख दें, हम उसका हल आप तक पहुंचा देंगे। राइट। तो चलिए भाई, अपन ने 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको याद है? अगर है तो फटाफट कमेंट में जल्दी से जल्दी बता दो कि कौन कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं। जल्दी बताइए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच जाए। जल्दी से जल्दी शेयर करो फटाफट, ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें, जुड़ सकें, और जो चीजें नए तरीके से बताई जा रही है वो भी सीख सकें। ओके, जल्दी कीजिए, फटाफट फटाफट कर दो भाई शेयर। जल्दी से, बातें नहीं करो, पहले शेयर कर दो, उसके बाद में लास्ट में जब क्लास ऑफ हो जाएगा ना, तब पक्का बातें करेंगे। ओके, चलें तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है डी व एफ ब्लॉक के तत्व। राइट। आपके एनसीईआरटी न्यू सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग ये 4th चैप्टर है। डन, बात समझ में आ रही है? नया सिलेबस देख लिया ना कि कितना पोर्शन जो है वो कट चुका है और क्या नया है, और जो नया है उसमें भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं बाकी हट चुके हैं, है ना। तो ध्यान से इन चीजों को कवर करो। तो आज अपन नया चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, एक नजर उस पर आइए देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों की स्थिति कहाँ है, साथ ही डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके भौतिक गुणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना कॉपी और पेन को उठा लें और ध्यान केवल स्टडी पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को एक नॉर्मल से इंट्रोडक्शन के साथ कि एक्चुअली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं। राइट। तो अब अपन इसका परिचय पढ़ेंगे। परिचय का मतलब क्या होता है? परिचय का मतलब है कि अपने को पता हो कि डी ब्लॉक जो तत्व है या एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो आवर्त सारणी में कहां पर रखे गए हैं। राइट। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, वैसे तो मैं कहूंगी थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि आप 12वीं में आ चुके हैं, बोर्ड क्लास को फेस करने वाले हैं, तो आपको आवर्त सारणी तो अब तक याद होनी चाहिए, और नहीं है तो आप 11th क्लास का जो मेरा आवर्त सारणी का वीडियो बनाया गया है उसको जाकर देख लें ताकि आपको वो चीज क्लियर हो जाए। तो बेटा आपको पता होगा कि यहाँ पर एस ब्लॉक होता है, यहाँ पी होता है, यहाँ डी होता है और नीचे एफ ब्लॉक होता है। सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जब एस और पी के मध्य जो तत्व रखे गए हैं उन तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा गया। लेकिन डी ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास उपकोष 4 ही होते हैं और कक्ष या कोष ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उपकोष 4 ही बताए हैं। जैसे कक्ष की बात करूं तो के, एल, एम और एन। राइट, यस और नो? जल्दी बता दो, फटाफट बता दो। ठीक है, तो इसके अंदर प्रत्येक में हम देखेंगे कि एस, पी, डी, एफ 4 उपकोष होते हैं। तो
इलेक्ट्रॉन जब किसी कोश में भरा जाता है तो उस कोश में भरते वक्त जब इलेक्ट्रॉन अपना अंतिम भाग कहीं पर भी फिल करता है या भरता है, या यूं कह दूं कि किसी तत्व का जब अपन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका, उसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है जिस उपकोष में आता है वो उसी उपकोष का तत्व कहलाता है। वैसे तो मैंने आपको पीछे भी इन चीजों के बारे में बताया है और 11th क्लास के में भी आपका पूरा चैप्टर है एस और पी ब्लॉक का, वहां भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस उपकोष में भरा जाता है वो उसी उपकोष के तत्व हो जाते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अपन इन बातों को देख रहे हैं तो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरा गया, इसीलिए इन तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा गया। राइट, बात समझ में आ गई। एसएएफ में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब अपन थोड़ी सी परिभाषा पर नजर डालते हैं कि यहाँ पर इसकी परिचय में परिभाषा क्या दी गई है। तो कह रहे हैं कि डी ब्लॉक के तत्व सामान्य और असामान्य गुणों का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। ब्लॉकों में तत्वों का वर्गीकरण उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर और इलेक्ट्रॉनों को भरने के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन तत्व के ब्लॉक को तय करता है। तत्व के किसको? ब्लॉक को तय करता है। डी ब्लॉक में 3 से 12 समूह हैं। इस ब्लॉक के तत्वों के कई यौगिक उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब ये कह रहे हैं कि आपके डी ब्लॉक में 3 से 12 समूह हैं। 3 से लेकर 12, देखो यहां दिख रहा है 3 से लेकर 12 तक। राइट, 3 से 12 तक के जो किसमें हैं? वर्ग में हैं। और क्या है? ये वर्ग ही तो हैं। और ये क्या है? आपके आवर्त है। वर्ग ग्रुप और पीरियड्स आवर्त। सही बात है बच्चों, जल्दी बता दो बात समझ आई कि नहीं है। कौन कौन से तत्व हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इन सब की चर्चा भी हम यहीं पर करेंगे। लेकिन पहले अपने ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कौन से वर्ग में आते हैं। 3 से 12 तक के वर्ग में आते हैं। कौन से आवर्त में आते हैं? चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, यानी कि चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्त में आते हैं। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई होगी। एक बात और, इसी आवर्त सारणी में पहले क्या था बेटा कि ये तत्व खोजे नहीं गए थे, लेकिन आज जो आधुनिक आवर्त सारणी का डिस्कशन हम कर रहे हैं वहां पर जो 6D का भाग है, जो आवर्त सारणी में ये आपका कौन सा सीरीज है? 3D, ये कौन सा है? 4D, ये कौन सा है? 5D, और ये कौन सा है? 6D सीरीज है ना। ये क्यों है ये मैं आगे समझाऊंगी। ओके, तो ये जो सीरीज है उसमें जो 6D में जो तत्व आ रहे हैं उनकी खोज जो है अभी हुई है, तो इसी वजह से इन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में एग्जिस्ट करवा दिया गया है। ठीक, चलें जी। ओके, अब आवर्त सारणी में इनकी स्थिति अभी देख ली ना अपन ने, क्या बोल रहा है स्थिति में? आवर्त सारणी में डी ब्लॉक 312 के तत्वों में शामिल है, जिनमें 4 लंबी अवधियों से प्रत्येक में डी ऑर्बिटल्स उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक कक्षक को भरते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को दिया गया है, उन्हें एक नाम दिया गया है जिन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं और कोई नाम क्यों नहीं? क्योंकि ये जो तत्व हैं डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं, ट्रांजिशन करते रहते हैं। डी में ही अपने इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में भेजते रहते हैं, इसीलिए इन्हें
डी तत्वों को क्या कहा? संक्रमण। नाम केवल एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच उनकी स्थिति के कारण भी हो सकता है। संक्रमण तत्वों धातुओं की 4 श्रृंखलाएं हैं, 3D सीरीज से 4D सीरीज, 5 और 6D सीरीज। सही है, जरा ध्यान दो। 3D सीरीज क्यों? आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि अपने पास 1s से शुरू होता है, 2p से शुरू होता है और D3 से शुरू होता है। यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? बोलो ना जल्दी। जो आपके क्या है उपकोष हैं वो 1s, 2p और 3D से शुरू होते हैं। ठीक, 3D से शुरू होते तो वो जो श्रृंखला है तत्वों की वो 3D से शुरू होगी। तो पहला आवर्त 3D, दूसरा उसके नीचे तो 4D, फिर उसके नीचे तो 5D, फिर उसके नीचे तो क्या आएगा? 6D। 4 लेयर दिखाई दे रही है, हाँ या ना? डी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक। दूसरी बात, 3D का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आ गया तो फटाफट यस मैम लिखो, जल्दी कमेंट में लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट, ताकि बात क्लियर हो जाए। और दूसरी बात, ऐसा भी कहा गया है कि ये तत्व जो है एस और पी के मध्य रखे गए हैं, इसलिए भी संक्रमण तत्व है। लेकिन बेसिकली जो संक्रमण का अर्थ होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, गति करना, ट्रांजिशन, वही संक्रमण होता है। क्लियर बेटा? अगर बात समझ में आ गई तो फटाफट कमेंट लिख दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब चलते हैं आगे। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब 3D में कौन कौन से तत्व है? तो उन्होंने कहा स्कैंडियम से जिंक तक, यूट्रिबियम से कैडमियम तक, लैंथेनम से मरकरी तक और एक्टिनॉइड से सीएन तक। बात समझ में आ गई? यस और नो? ये सीरीज है भाई, ये एक श्रृंखला है जिसमें डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। एक बात और जरा गौर देना, डी कक्षक जो होता है, या यूं कहूं कि डी जो ब्लॉक होता है, उसके अंदर बेटा अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप? कितने भर सकते हो? 10। बिल्कुल भर सकते हो। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब आप भर सकते हैं तो इसका मतलब अधिकतम तत्व भी आपके पास कितने होने चाहिए? 10 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना? बिल्कुल। बात समझ आई? यस, ओके। चले, आइए जी आइए, अब आ जाओ आगे। ये कह रहे हैं संक्रमण तत्व की परिभाषा। वैसे तो मैंने बता दी है, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। एक संक्रमण तत्व को उस तत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें अपनी निम्न अवस्था में या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में डी ऑर्बिटल को अधूरा भरा जाता है। क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी डी कक्षक है जिसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन है, ठीक? अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अपन भरते हैं, 2 3 4, है ना? तो इनमें डी कक्षक क्या हो रहा है आपके पास? आपको ये तो पता है ना कि इस तरह से कक्षक होते हैं। तो अपन 1 भर दिया, फिर 2 भर दिया, 3 भर दिया, 4 भर दिया, 5, अभी भी एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें और आ सकते हैं। किसके नियम से? हुंड की बहुलकता के नियम से आ सकते हैं कि नहीं? यस। वो कहता है पहले अयुग्मित भरो, फिर पावली ने कहा कि 1 में 2 आ सकते हैं, हुंड ने कहा एक एक पहले भरो फिर 2 भरोगे, ठीक? हाँ जी हाँ। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10 आ सकते हैं ना, लेकिन इनमें ये ट्रांजिशन ही तो हो रहा है, पहले एक 5 में भरा, फिर एक और आ सकता है। तो डी कक्षकों में आपस में क्या हो रहा है? डी कक्षकों में आपस में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो रहा है। इसीलिए क्या कहा जाता है? इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब सुनो, जिंक, कैडमियम और मरकरी, भाई इनमें क्यों नहीं? अच्छा ध्यान दो, आपके सामने ये तो दिखा गया है, बस मैं अभी बाद में बात करूंगी, केवल जिंक को दिखा रही हूं आपको। जिंक में ध्यान दो बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है? ध्यान दो जल्दी जल्दी जल्दी, कितने इलेक्ट्रॉन डी में? 10, हाँ या ना? कैडमियम में भी 10, मरकरी में भी 10। क्या इसमें डी कक्षक रिक्त है?
जल्दी बताओ कौन, बिल्कुल बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट में लिखो है क्या? नहीं है, नहीं है तो क्या इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होगा डी कक्षक में? नो। तो क्या ये संक्रमण तत्व कहलाएंगे? नहीं, नाम नहीं आएगा, संक्रमण तत्व नहीं। डी ब्लॉक में तो होंगे क्योंकि गुण वैसे हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नाम नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। तो ये कह रहे हैं तो ठीक है, संक्रमण तत्व क्योंकि इनकी निम्न अवस्था के साथ साथ उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी उनका पूर्ण क्या है, उनका डी विन्यास पूर्ण होता है। ठीक है, 3 संक्रमण श्रृंखलाओं के अंतिम सदस्य होने के कारण उनके रासायनिक विज्ञान का अध्ययन संक्रमण धातुओं के रूप में किया जाता है, क्योंकि गुण जो हैं वो संक्रमण या यूं कहूं डी ब्लॉक के तत्वों से मैच कर रहा था, इसलिए डी ब्लॉक में रखा, नहीं तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं कहे जाते हैं। क्लियर? बात समझ आ गई? बिल्कुल। चलते हैं आगे। अब आता है इनका सामान्य क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि आप बात करें तो पहले तो तत्व आपने सामने रखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी ट्रिक से भी इनको आप याद कर सकते हैं। इनकी ट्रिक है बेटा शक्ति वी कर मन फी को नी कु जिन। राइट? शक्ति वी कर मन फी को नी को जिन, आप काउंट कर सकते हैं, 10 है, ये इसकी ट्रिक है। अब एक बात, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और तत्व का परमाणु क्रमांक बहुत बड़ा है, यानी बहुत ज्यादा है, 10 तक तो आप लिख सकते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे कि आप जब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सभी तत्वों के आगे अक्रिय गैस को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अक्रिय गैस को। क्यों लिखते हैं भाई अक्रिय गैस को? क्योंकि ये वो तत्व हैं जो किसी के साथ क्रिया नहीं करते, साथ ही क्रिया ना करके भी अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई चेंज नहीं करते, और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी हमेशा क्या होती है? शून्य। ऑक्सीकरण अवस्था नाम सुना है ना? हाँ या ना? सुना है ना? इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ओके, चलो ठीक है। तो कहा कि आप सब में 3D सीरीज में ऑर्गन लिखें। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप परमाणु क्रमांक यदि आप देखें तो वो कितना होता है? 18 होता है। लिख दिया। 18 के बाद में 21 में कितना बचा? 3। तो ये डी में कितने आ गए? 1 और 2। ठीक, हाँ या ना? डी में पहले कि एस में पहले? बताओ जल्दी, ये तो आपको पता होना चाहिए। किस नियम से? N+L रूल से, कि S में इलेक्ट्रॉन पहले और D में बाद में, इसीलिए 4s2 और 3d1 है। जनरली होना तो क्या चाहिए था? D2s1, बट नहीं, S की ऊर्जा क्या है? कम है, इसीलिए D4s2d1 धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब देखो ये अर्धपूरित है, हाँ या ना? ये भी अर्धपूरित है, यहाँ आ जाओ, ये पूर्ण पूरित अर्धपूरित और ये पूर्ण पूरित। बात समझ में आ रही है? यहाँ आ जाइए। सिमिलरली यहाँ पर भी वही सीन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस यहाँ थोड़ा सा चेंज कि यदि आप तत्वों को देख लें तो यहाँ पर 4f आ चुका है, क्योंकि लैंथेनम के बाद 14 तत्व कहां पर चले जाते हैं? 14 + 14 2 है ना वहां सीरीज, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, तो वो 28 तत्व यहां से गायब हो जाते हैं। तो 14 तत्व पहले गायब होंगे और 6D सीरीज जो है उसमें फिर से 14 तत्व गायब हो जाएंगे एक्टिनम के बाद में, फिर 14 तत्व को जोड़ो तो 104 बन जाता है। राइट? तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से ये तत्व इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो जाता है। बात समझ आई? टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताएंगे फटाफट कमेंट में हाँ या ना, जल्दी जल्दी जल्दी, यस और नो।
चलो ओके। अच्छा, तो ये बात तो क्लियर हो गई, अपने को बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले जिनोन क्यों रखा गया, 54 होता है। क्रोमियम कितना, क्रिप्टॉन सॉरी कितना होता है, 36। ओके बेटा, बात क्लियर, कोई डाउट, नो। चलूं आगे, ओके चलिए जी, अब चलते हैं आगे। अब आता है अपना कि डी ब्लॉक के तत्वों का आपने तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया, अगर कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो देखो जरा। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 3D 1 to 10 4s2 चलेगा, 4D 4 5D और बस यहाँ पर आप 4F14 5F14 लिख देना ताकि बातें क्लियर हो जाए। बस इतना कर देना, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि 5D और 6D जो सीरीज होती हैं उनमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व आ जाने की वजह से यहाँ पर F कक्षक भी दिखाना पड़ता है। क्लियर, बात समझ आई? ओके जी ओके, चलो जी आगे। अब ये क्या लिख रहा है कि संक्रमण तत्व के d ऑर्बिटल अन्य ऑर्बिटल्स s और p की तुलना में एक परमाणु की परिधि पर अधिक प्रेक्षित होता है। ये कह रहे हैं कि d ऑर्बिटल अन्य ऑर्बिटल की तुलना में एक परमाणु की परिधि पर अधिक प्रेक्षित होते हैं, इसीलिए वे आसपास के वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, साथ ही अपने आसपास के परमाणु और अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि परमाणु है और उसमें ये है 4s और ये है 3d, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन प्रेक्षित होता है तो ये s के इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, इससे डिस्टर्ब होते हैं, जिसके कारण इन पर दो चीजें भी दिखाई देती हैं, दो इफेक्ट नजर आते हैं। एक आता है परिरक्षण प्रभाव और एक आता है नाभिकीय आकर्षण बल। ओके, अब ये होते क्या हैं मैं आगे समझाऊंगी कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है और नाभिकीय, क्योंकि वहां पर वो टॉपिक है, आगे टॉपिक आएगा उसी में समझाऊंगी, क्योंकि त्रिज्याओं पर जब बात आती है तो बात करेंगे। तो समझ में आ गई बात। तो ये आसपास के वातावरण, क्योंकि ये अंदर भरे जा रहे हैं, n-1d में भरे जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण तत्व जो इलेक्ट्रॉन बाहर हैं वो भी इफेक्टेड हो जाते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, चलते हैं आगे। अब ये कह रहा है कि इनके भौतिक गुण क्या क्या हैं। आ जाइए, अब शुरू होता है अपना मेन पॉइंट। अब तक तो जनरल इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिस्कस हो गया, समझ में भी आ गया। अब अपना मेन टॉपिक क्या है, अपना मेन टॉपिक है भौतिक गुण, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब हर पॉइंट को अच्छे से समझना ताकि बात के लास्ट में मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो एंड तक जुड़े रहो, इधर उधर की बातें मत करो बेटा, वरना टॉपिक से ध्यान हट जाएगा, इधर ध्यान दो। तो भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण का मतलब होता है जनरली हम गलनांक, क्वथनांक, आकार, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब की बात करेंगे। ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है। ठीक, बात क्लियर हो गई। तो ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, ये तो आपको पता चली गई है ना कि स्कैंडियम शक्ति विक्रमण फीको नीको जिन, है ना, जड़न तक, जिंक तक, है ना। तो बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। सही है, बात क्लियर हो गई, ये तो समझ में आई गई ये बात। अब ये कह रहा है, तो सबसे पहले भौतिक गुण में ये क्या बताना चाहता है, इसको अब परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद अपन चलते हैं। कह रहा है लगभग सभी संक्रमण तत्व उच्च तन्यता, ताकत, लचीलापन और तापीय विद्युत चालक होते हैं। ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये सब धातुएं हैं। धातुओं का सबसे ज्यादा यदि अपने को गुण देखना है, प्रॉपर धातु देखनी है, तो आप देखो कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का हर तत्व आपको धातु की गुणवत्ता से रूबरू करा देता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा धात्विक गुणों की कैपेसिटी होती है। ओके, चले, तो ये कहता प्रदर्शित करता है, लेकिन ये जो तत्व हैं इनको छोड़कर बहुत अधिक कठोर होती हैं, इनमें अस्थिरता कम होती है, इनकी गलनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन n-1
डी उपकोष में भरा जाता है। तो क्या होता है, अगर n-d में आप इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे तो बंध जो है वो प्रबल होता जाएगा। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रही हूं मैं, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे नहीं बात कर रही हूँ, जरा ध्यान देना। n-1d की मैं बात करूं तो बंध क्या होता है, प्रबल होता है। तो इनको तोड़ना आसान नहीं, तो गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनके बात नहीं करें क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन नहीं, इनका बंध जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। ठीक, बात समझ में आ गई। गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, बात समझ। लेकिन वहीं पर बात आप किसकी करें, जैसे ऊपर से नीचे मुझे आना है, ऊपर से नीचे आना है, या फिर मैं कह दूं बाएं से दाएं जाना है। जरा ध्यान देना बच्चों। तो कहा गया कि बाएं से दाएं जाने पर आकार, या यूं कहूं परमाणु क्रमांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। परमाणु क्रमांक में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, बाएं से दाएं हो गया, ये बाएं से दाएं ये हो गया, ऊपर से नीचे, अच्छा ये हो गया। ठीक है, क्लियर। ये शक्ति विक्रमण फीको नीको जिन यारी जर निब मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, और ला हफ्ता वारे ओस इरपत अघग। राइट, ठीक है। जब आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं, ठीक है। अगर आपको ये चीज इसमें समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो मैं इसमें भी समझा सकती हूँ। देखो अपने पास एक था ना, क्या था, अच्छा ये रही है ना, बाएं से दाएं चलो। ठीक, अगर आप बाएं से दाएं चल रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे, और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि परमाणु क्रमांक में क्या हो रही है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। वृद्धि तो क्या होगा, आकार में भी वृद्धि, आकार में वृद्धि तो धात्विक त्रिज्या, या यूं कहूं परमाणु त्रिज्या में वृद्धि, और परमाणु त्रिज्या में वृद्धि तो क्या होगा, गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाता है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो 2 साल तो आपके साथ रहा, तो बॉन्डिंग मजबूत हो गई। जैसे ही उसकी जॉब लग गई, अच्छी जॉब कर रहा है, तो वो वहां से निकलकर चला गया। ठीक, अब आपकी दोस्ती धीरे 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 बातें कम होने लगी, मिलना जुलना कम होने लगा, तो डिस्टेंस आ गया। तो क्या उतनी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, नहीं। तो अब आपके बंध को कोई भी तोड़ सकता है, यानी कोई भी नया और दोस्त बन सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो वही ये कह रहा है कि गलनांक क्वथनांक फिर क्या होंगे, अगर आप उसे ताप देंगे तो झट से वो टूट जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर हो गई। तो चलते हैं अब अपन आगे। अपने पास क्या है, अपन ने यहाँ तक बात कर ली है, बात समझ में भी आ गई है। तो अपन देखते हैं कि अपने पास क्या है। अगला टॉपिक क्या था भाई अपना, अपन कहाँ पर थे, अपन थे यहाँ पर, सही है, यहाँ पर थे। ये बात क्लियर भी हो गई है। अब आ जाओ आगे। अब अपने पास है आगे क्या, किसी भी पंक्ति में इन धातुओं का गलनांक क्वथनांक असंगत व्यवहार को छोड़कर अधिक तक बढ़ता है, और परमाणु संख्या बढ़ने पर नियमित रूप से गिरता है। बात समझ में आ गई, मैंने बता दिया, ये टॉपिक आपको समझा दिया कि परमाणु यानी कण की उच्च एंथैल्पी होती है, उस समय कणों में विभक्त होना इतना आसान नहीं है। यानी कि वो प्रबलतम जब बंध बनाएंगे तब तो उनका कणन एंथैल्पी का मान क्या होगा, उच्च होगा, क्योंकि वो बंध टूटना संभव नहीं है। लेकिन जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वहां पर गलनांक क्वथनांक नियमित रूप से क्या होता जाता है, गिरता जाता है। बात समझ आ गई, चलें आगे, आ जाइए। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है, बाएं से दाएं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये ऊपर से नीचे जो हम जा रहे हैं, यहाँ ऊपर से नीचे जो है वो एक्चुअली बाएं से दाएं है, बाएं से दाएं है, ठीक है।
और ये जो इस तरफ चल रहे हो आप, वो ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। ठीक जी, बिल्कुल बिल्कुल। चले, ओके, आ जाओ। अब अगला टॉपिक है आपका परमाणु और आयनिक आकार। आओ बेटा, परमाणु और आयन, ध्यान देना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक बेटा। अगर आप मैग्नीज तक जाते हैं तो आकार में कमी आती है, कमी। वहीं यहां तक आते हैं तो स्थिर रहता है, आकार में ज्यादा चेंज नहीं। और यहां पर देखें तो आकार में वृद्धि दिखाई देती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे कि इनमें ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहा कि जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे n-1 इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित रहते हैं। अयुग्मित रहते हैं, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये अट्रैक्शन बढ़ता है। कौन सा अट्रैक्शन? नाभिकीय आकर्षण। जरा ध्यान दे, देखो मैं बता रही हूँ। ये आपका परमाणु, इसके एक कक्षक है, ये n-1 है। इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, अयुग्मित एक एक जा रहा है। तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही इनमें युग्मित धीरे धीरे होना शुरू होगा तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फेंकेंगे। तो क्या होगा? आकार में वृद्धि होगी। अभी तक तो अंदर भर रहे थे, अच्छा लग रहा था, तो अट्रैक्शन, नाभिक उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो रहे हैं तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण की वजह से आकार में क्या होती है? वृद्धि होना शुरू हो जाती है। बात समझ आई? यस और नो? जल्दी बताओ। ठीक, इसका रीजन है, अब मैं बताती हूं, नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव। तो बच्चों, नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है अभी मैं बताती हूं। नाभिकीय आकर्षण बल होता है किसी भी परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। किसी भी परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना क्या कहलाता है? नाभिकीय आकर्षण बल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहीं परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव होता है जब कोई भी परमाणु का नाभिक में या उसके कक्ष में, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है? बाहर इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, और अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। तो आंतरिक कक्ष के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है? प्रतिकर्षित किया जाता है। और इस प्रतिकर्षण को ही हम क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण पता है क्यों है? क्योंकि ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? रक्षण करता है, उनकी रक्षा करता है कि वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की तरफ ना जाए। इसलिए नाम दिया है रक्षण पर परिरक्षण, यानी इनकी सुरक्षा करते हुए किनसे? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को पीछे की ओर धकेल देता है, जिससे आकार में वृद्धि होती है। इसके जहां पर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है वहां आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। वहीं पर नाभिकीय आकर्षण से आकार में हमेशा क्या होती है बेटा? कमी होती है। शायद बात समझ में आ गई। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आपको याद होना चाहिए, आपको याद करना ही है। ओके, चलो आगे। ओके, डन। ये बात क्लियर हो गई।
तो उतार लीजिए फटाफट जल्दी से जल्दी ताकि बात क्लियर हो जाए। आइए जी, ये जो कह रहा है वो हम समझ चुके हैं, बस अपने को एक बार थ्योरी में पढ़ना है। श्रृंखला में समान आवेश आयन के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ त्रिज्या में उत्तरोत्तर कमी आती है कि हर बार जब परमाणु पर एक रूप में आवेश बढ़ता है तो नया इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और डी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव नहीं होता है। सेम में बढ़ रहा है ना, अभी मैंने कहा ना एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो रहा है तो परिरक्षण का प्रभाव नहीं, परंतु जब इसीलिए परमाणु चार सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है और आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है, कम। इट्स अ नेचुरल थिंग। समझ में आया है, हमने अभी बात की थी वही चीज हम बता रहे हैं। क्लियर? ओके जी, ओके। अब आओ 5d ऑर्बिटल से पहले 4f के परमाणु त्रिज्या में नियमित कमी जिसे लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। डी का बात चल गया, ऊपर से नीचे क्या कह रहे हैं, 3d 4d और 5d 6d की बात करें तो क्या बात, ऊपर से नीचे आने पर आयनिक जो त्रिज्या है या आयनिक परमाणु आकार जो है वो क्या होगा, आयनिक त्रिज्या जो है ऊपर से नीचे आने में बढ़नी चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल। लेकिन 5d और 6d में ऐसा नहीं होता, इनकी जो त्रिज्या है लगभग 4d के बराबर ही रहती है। वाई, क्यों रहती है, क्योंकि आयनिक त्रिज्या की वजह से आप देखेंगे कि 5d में क्या आ जाता है, 4f के 14 इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, राइट। इस वजह से ऊपर से नीचे आने पर 5d और 6d सीरीज में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में आयनिक त्रिज्या में क्या होती है या आकार में क्या होती है, कमी हो जाती है। चलो बात समझ में आ गई, चलो जी चलो जल्दी करो, फटाफट 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 चलें। ओके जी, ओके, चलते हैं हम आगे। अब आइए आगे बात करते हैं। अब आता है घनत्व। बेटा घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। चलो अब बताओ, द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ या ना। ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यमान ज्यादा बढ़ रहा है तो घनत्व भी ज्यादा बढ़ेगा। इट्स अ नेचुरल, क्योंकि मैंने इसीलिए पहले ही चीजों को क्लियर किया ताकि मेरे बच्चों को चीजें समझ आ जाए। द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ धात्विक त्रिज्या में कमी, इन तत्वों के घनत्व सामान्य वृद्धि होती है। धात्विक त्रिज्या में तो कमी हमें पता है क्यों होती, क्योंकि आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। टाइटेनियम से कॉपर तक घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आओ भाई आयनीकरण एंथैल्पी। आयनीकरण एंथैल्पी क्या होती है, डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो परमाणु पर चार्ज में धीरे धीरे वृद्धि होने के कारण बाएं से दाएं संक्रमण तत्वों की प्रत्येक श्रृंखला के साथ आयनीकरण एंथैल्पी में वृद्धि होती है। ध्यान दो, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, हाँ या ना, चाहे ऊपर से नीचे हो चाहे बाएं से दाएं हो, बढ़ रहा है। जब आकार बढ़ रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर से जुड़ पाएगा, क्या पॉसिबल है, क्योंकि आयनीकरण एंथैल्पी या आयनन जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो क्या जुड़ना आसान होगा, नहीं, क्योंकि नाभिक से दूरी ज्यादा है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा ऊर्जा दी जाएगी इलेक्ट्रॉन को परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जोड़ने के लिए। क्लियर? बात समझ में आ गई तो फटाफट लिख दो यस मैम। ओके, तो ये कहता है कि लगातार क्या होती है, वृद्धि होती रहती है, हालांकि कई थोड़े छोटे मोटे बदलाव वो चलते रहते हैं। ओके, चले आ जाओ जी, आ जाओ। ये तो हम बात कर ही चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीकरण अवस्था, द मेन टॉपिक। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है,
बेटा संक्रमण तत्वों की बात करूं ना मैं, शक्ति, विकर्मण, फिकोनिकुजिन। सही। हमेशा इनकी सीरीज को यदि आप देखेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक इनके जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो वेरिएशन देती है, परिवर्तनशील होती है। इसका तो पता है क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, इसलिए। तो ये होता है +2 +2 +3 +2 +3 +4 +2 +3 +4 +5 +2 +3 +4 +5 +6 +7, अच्छा +6 +5 बस +4। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं, अच्छा इसमें +3 भी कर सकते हैं आप स्कैंडियम में, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से ये होता है। यहाँ पर वापस +2 +3 +4 +5 +6 +2 +3 +4 +5 +2 +3 +4 +2 +3 और यहाँ पर +2। आप देखेंगे कि बाह्यतम कक्ष D और S है, D1 D2 तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, D2 S2 तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इस प्रकार धीरे 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 क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अंक किसका होता है, मैग्नीज का। लेकिन ऑक्सीकरण अंक की ही बात करूं तो ऑस्मियम और रीनियम जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक जाती है। सेकंड बात, ऑक्सीकरण अवस्था किस पर निर्भर करती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आप चाहें तो मैग्नीज को चेक कर सकते हैं, मैग्नीज को चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। राइट, मैग्नीज है ना, जिसमें क्या होता है, डी कितना होता है, डी होता है 5 4s2। राइट, तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एस के पास 2, तो 5 और 2 7, 7 के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +7% करता है। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो फटाफट उतारेंगे जल्दी से जल्दी, देखिए ताकि बात समझ में आ जाए। चले, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +8। आई, अगला है रासायनिक प्रतिक्रिया। तो ये क्रियाशील तो होते हैं, आपने लोहा देखा है, पानी क्या रखते हैं, अगर अपन बाहर रख देते हैं उसको तो वो क्या हो जाता है, लोहा जो है वो जंग लग जाता है। राइट, तो अत्यधिक क्रियाशील तो है ही, और इसका रीजन क्या है, अपनी रासायनिक प्रतिक्रिया से व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। ये एसिड में घुलने के लिए पर्याप्त रूप से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी अत्यधिक क्या होता है, अत्यधिक क्या होता है, किसी भी एसिड में घुलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब है कि ये एकल एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। आपको याद है कि धातुएं जो होती हैं वो अम्ल के साथ रिएक्शन कर जाती हैं। राइट, तो 3D श्रृंखला की धातुएं अपेक्षाकृत अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं और इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। हालांकि वास्तविक दर जिस पर ये धातुएं हाइड्रोजन आयन जैसे ऑक्सीकरण एजेंटों के साथ प्रतिक्रिया करती है कुछ समय में धीमा हो जाता है। आपने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था कि जिंक जो है वो एनोड की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। राइट, वहीं कॉपर की इतनी नहीं होती है, तो बाएं से दाएं जाने पर धीरे धीरे क्रियाशीलता क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। चलूं आगे, ओके जी, ओके, चलते हैं आगे। अब आता है मुख्य गुण, जो जहां से क्वेश्चन भी आता है, चुंबकीय गुण। ये भी किस पर निर्भर करता है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उसका चुंबकीय गुण होगा, यानी आकर्षित करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। मैंने पहले ही बताया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तभी नाभिक से अट्रैक्शन ज्यादा है, जब युग्मित तो अट्रैक्शन कम, परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। राइट, अब समझ आ रहा है ना, ये मैंने वहां पर वो सब क्यों बताया था, क्लियर है जी।
तो ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जब लगाया जाता है तो चुंबकीय व्यवहार दिखाते हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और चुंबक द्वारा विकर्षित होता है, जबकि अनुचुंबकीय में आकर्षण होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। चुंबक द्वारा अत्यधिक आकर्षण होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय कौन होते हैं? जिनमें लोहे के समान जो आयरन होता है उसके आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो वहां पर लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ऐसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय गुण होता है, जिसे अपन कोणीय और कक्षीय गति में भी देख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ या ना? तो कहा बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसे अपन बीएम द्वारा, जिसे बोहर मैग्नेट्रॉन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अगर किसी भी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 और 5 है, 5 से ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि 5 के बाद युग्मित होना शुरू हो जाते हैं। तो जिसका भी है तो उसके लिए 1.73 BM, 2 है तो 2.83, 3 है तो 3.87 और 4.90 और 5.92। राइट, बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब आप चाहें तो मैं निकाल के भी दिखा सकती हूँ कि किसी का भी अपने को यदि देखना हो तो अपन कैसे देखेंगे। आओ बेटा, मैग्नीज अमन। अब अपन देखें तो इसके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। राइट, अब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या करें भाई? तो हम लिखेंगे 5 रूट में कोष्टक 5 + 2, हाँ या ना? बी है। अब 5 × 7 BM। अब 35 का रूट निकालो। अब तो जान निकल जाएगी, है ना, कि इसका रूट कैसे निकालें, ये वो तो निकालने की कहाँ जरूरत है। 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, 2, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट और 5 है तो 5 अयुग्मित है, तो आंसर आएगा 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। हाँ या ना? सिंपल ना, वेरी इजी, वेरी इजी। बस समझने की कोशिश करो। उतारो उतारो उतारो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलें, आइए जी आगे चलते हैं। रंगीन आयनों का निर्माण। इन सब में आपको पता है एक ही चीज आ रही है बार बार, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित। यहाँ भी अगर अपन बात करें डी ब्लॉक के तत्वों की तो ये सब ज्यादा रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। जरा पढ़ ले। कम ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक में जाता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, प्रकाश की आवृत्ति से मेल खाती है। अवशोषित आवृत्ति आमतौर पर दृश्य क्षेत्र की होती है। ये तो पता है ना, 11 में पढ़ के आए हो कि हम केवल दृश्य प्रकाश क्षेत्र को ही देख सकते हैं, बाकी सब विजिबल नहीं है। राइट, तो वहां पर प्रकाश क्षेत्र में से कोई भी किरण उठता है उसका विपरीत आपको दिखाई देगा। जैसे रेड है ना तो ग्रीन दिखाई देगा। ओके, तो इस प्रकार अपने को विपरीत कलर दिखाई देते हैं। और इनकी आवर्ती लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसे लिगेंड शब्द से बोलते हैं। धातु आयन का आकार, यदि आकार छोटा है तो देना संभव नहीं, आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दिया जाएगा। साथ ही धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, यानी जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी उतने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? रंगीन होने की प्रवृत्ति होगी। हाँ या ना? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। ओके जी, ओके, क्लियर। उतार लीजिए बच्चों, चलते हैं आगे। जटिल यौगिकों का निर्माण, या यूं कहूं बेटा संकुल यौगिकों का निर्माण। अब आप सोच रहे हैं मैम संकुल मतलब क्या? संकुल मतलब कुछ नहीं होता। कोई भी जब तत्व है या कोई भी धातु है दूसरे यौगिक के साथ जुड़ जाती है, जैसे Fe है, H2O के साथ रिएक्शन करता ही है, कोई शक तो नहीं।
तो यदि Fe बहुत सारे H2O के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो अब जो आपको उत्पाद मिलेगा वो क्या होगा? संकुल यौगिक होगा। क्या होगा? संकुल या जटिल यौगिक। क्लियर? बात समझ आई? तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देकर के बताया गया है जो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, देखो, धातु आयनों के छोटे आकार और उच्च आयनिक आवेश और बंधन निर्माण के लिए डी ऑर्बिटल की उपलब्धता के कारण संक्रमण तत्व कई जटिल यौगिक बनाते हैं। कुछ जटिल यौगिकों के आयनों के कारण यह कार्य होता है। FeCN का होल 6, CuNH3, MnH2O और CuCl4, राइट। धातुएं जो हैं वो दूसरे तत्वों के साथ में एक से अधिक संख्या में जुड़ जाए तो वह संकुल यौगिक कहलाते हैं। और यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जनरली धातुएं इलेक्ट्रॉन का दान करती है, लेकिन जब ये संकुल यौगिक बनाती हैं तो उस दौरान धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दान ही करेगी वो धातुएं, लेकिन जब आप संकुल के रूप में बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे। ओके जी, ओके, उतारो फटाफट। इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है कि संकुल क्यों बनाते हैं? आकार छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए डी कक्षक रिक्त होता है, इसीलिए ये आसानी से क्या करते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। चले आइए जी, आइए आगे। उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरक मतलब उत्प्रेरक की सतह पर क्या होती है, अभिक्रियाएं होती हैं जो खुद भाग न लेकर भी दूसरों की वेग को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, राइट। ऐसा क्यों? तो सतह पर जगह होनी चाहिए। तो कहा गया कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अधिक, क्योंकि इनके पास रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। इनके पास रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। ओके, बात समझ आ गई है? यस। आइए जरा, ये क्या कह रहा है सुन ले एक बार। उनके इको में अपनी उत्प्रेरक की गति होती है, इनमें ऑक्सीकरण अवस्था और कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण ऐसा होता है। ठोस सतह पर उत्प्रेरक की सतह के अभिकारक अणुओं और परमाणुओं के बीच बंधन का निर्माण शामिल होता है। इसका प्रभाव उत्प्रेरक सतह पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि, अणुओं में बंधों के कमजोर होने पर पड़ता है। इसके अलावा यौगिक संक्रमण धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बदल सकते हैं, वे उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी हो जाते। बात समझ आई? यस और नो? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। राइट, ऑक्सीकरण अवस्था बदलेगी वो तो हमें पता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डी कक्षक का रिक्त होना, जिसकी वजह से ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। चले बिल्कुल, आओ जी आओ। अंतराली यौगिकों का निर्माण। अंतराली मतलब धातुओं का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। इनके ऐसा होने की वजह से इनके बीच में क्या होते हैं, अंतरकाशीय स्थल पाए जाते हैं। अंतरकाशीय स्थल, ठीक। ये अंतरकाशीय स्थल में अगर दूसरा तत्व आ जाता है तो ये क्या करते हैं, अन्य यौगिक का निर्माण कर देते हैं। जनरली हम कहते हैं कि इनके मध्य अधातु जो होती हैं वो आती हैं, क्योंकि उनका आकार क्या होता है बेटा, कम होता है, आकार छोटा होता। क्लियर? बात समझ में आ गई? क्योंकि आकार छोटा होने की वजह से ये इन अंतरकाशीय स्थलों में प्रवेश कर जाते हैं और इसीलिए इनसे बनने वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है, अंतरकाशीय यौगिक कहा जाता है, क्योंकि इनके धातुओं के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं जहां पर कोई ना कोई तत्व जिनका आकार छोटा, जनरली वो अधातुएं होती हैं। क्लियर? बात समझ आई? ओके जी, ओके। जल्दी चलते हैं आगे। देखो जरा क्या कह रहा है, देखो वही कह रहा है जो हम पढ़ कर आए हैं।
वे तो वो बनते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन छोटे परमाणु धातुओं के क्रिस्टल जाल के अंदर फंस जाते हैं और आमतौर पर न तो ये आयनिक होते हैं ना ही ये सहसंयोजी। ये बंध नहीं बनाते इनके साथ, बस केवल रहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ताप दोगे तो वहां से वो वापस निकलना शुरू हो जाते हैं। याद करो कि अपन जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो अपन लिखते हैं Fe, Ni और अपचयन करवाते तो अपन लिखते हैं H2। ये H2 आ कहां से रही है? इन धातुओं के अंतरकाशीय स्थल से आ रही है, क्योंकि इनके मध्य अधातु के रूप में वो विन्यासित है और जब आप उसे यूज कर रहे हैं तो वो फटाफट क्या आती है, वो स्थान छोड़कर निकलना शुरू हो जाती है। क्लियर? उदाहरण के लिए TiC, Mn4n, Fe3H, VH0.56, ये क्या है? इनकी मात्राएं हैं कि कितनी मात्रा में इनके अंतरकाशीय स्थल में मौजूद हैं। ओके, चलो आगे, बिल्कुल चलते हैं आगे। अब आता है, ये लिख रहा है क्या? अच्छा, ये लो इरेज कर देते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है अंतरकाशीय स्थल बनाने की वजह से, ये बहुत कठिन है और धात्विक चालकता बनाए रखते हैं क्योंकि इनके पास स्पेस होता है इलेक्ट्रॉन गमन करने के लिए। रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। कौन? वह धातुएं जो अंतरकाशीय स्थल में प्रविष्ट करती हैं। किनके? धातुओं के। राइट, बात समझ आ गई? चलिए जी आगे। लास्ट और मेन टॉपिक है मिश्र धातु। कोई भी धातु है बेटा, उस धातु के अंदर यदि अन्य कोई धातु छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यदि बिखर के उसके अंदर प्रवेश करी हुई रहती हैं, दूसरी धातु, पहली धातु एक तो मेन है जैसे आयरन है, उसके साथ में आपने तांबा मिला दिया है ना, तो वहां पर वो धातुएं क्या कहलाती हैं? मिश्र धातुएं। ये क्यों? जब दो या दो से अधिक धातुएं परस्पर मिल जाती हैं तो एक नया यौगिक तैयार होता है जिसे मिश्र धातुएं कहा जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आओ जल्दी। लिख रहा है ना, मिश्र एक सजातीय ठोस होला होता है जिसमें एक धातु के परमाणु दूसरे धातु के परमाणु के बीच यादृच्छिक यानी कि बिखरा हुआ वितरित होता है। संक्रमण धातुओं के समान त्रिज्या अन्य विशेषताओं के कारण धातुओं में मिश्र आसानी से मिश्र धातुएं बन जाती हैं और बनी मिश्र धातुएं कठोर होती हैं। इनका गलनांक उच्च होता है। सबसे प्रसिद्ध है लोह मिश्र धातुएं, क्योंकि जो कॉपर, क्रोमियम में वेनेडियम और मोनिब्लेडम और मैग्नीज जैसी धातुएं जो हैं वो क्या करती हैं? स्टेनलेस स्टील से बने हुए जो अपने पास बर्तन होते हैं उनके अंदर इन धातुओं का यूज किया जाता है ताकि वो क्या ना हो, जल्दी से खराब ना हो। कई बारी ऐसा कहा जाता है कि जो धातुएं होती हैं उनमें दूसरी धातुएं मिला देने से उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो ऑक्सीकृत नहीं होते और लंबे समय तक चलते हैं। इसीलिए ज्यादातर धातुएं मिश्र धातुओं के रूप में उपयोग में लाई जाती है। बात समझ में आए? भौतिक गुण क्लियर हो गए। हमने भौतिक गुण कौन कौन से पढ़े? परमाणु आकार, आयनिक त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, है ना, संकुल यौगिकों का बनना, रंगीन गुणों को प्रदर्शित करना और ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन, संकुल यौगिक का बनाना, जटिल यौगिकों का बनाना और लास्ट में पढ़ लिया मिश्र धातुओं का बनाना। ठीक है, इस प्रकार ये 12 ऐसे गुण हैं जो धातुओं के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो अब अपन थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इनसे संबंधित जो तत्व या नए यौगिक बन रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्न में से डी ब्लॉक का तत्व है, जल्दी बताओ कौन सा है? गैडोलीनियम, ES, CS या HS? देखा है कहीं? हाँ या ना? जल्दी कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर क्या होगा? ABC में से राइट आंसर इज वेरी गुड। जो पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता है, जो नहीं ध्यान दिए हैं वो तो 12 बज चुके हैं। बी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, अधिकतम ऑक्सीकरण, ये तो सबको आना चाहिए, मैंने बोला था अभी पढ़ाते वक्त कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? कमेंट में बताओ जल्दी, कितनी? जल्दी जल्दी, +8। वेरी गुड, याद है? ओके, अब आओ एक और क्वेश्चन, कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? अभी इतनी देर से मैं लिख ही रही हूं, ये सब तो आ ही रहे हैं, क्या ये आया था कहीं पर?
नो। नहीं आया ना, तो इसका मतलब राइट आंसर इज सी। चलो जी बच्चों लोग, आज की क्लास को यहीं पर अपन स्टॉप करते हैं। हमने जो भी डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के बारे में पढ़ा वो सब थ्योरी में आप पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगी तो पीछे की चीजों को पूछूंगी, आपको कमेंट में बताना है कि पीछे हमने क्या पढ़ा है। ओके, वो तभी बता पाओगे जब आप पढ़ोगे। तो खुश रहो, मस्त रहो, जब तक मैं अगली क्लास में आती हूँ तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू।